बिहार पीसीएसजे और पीओ के लिए संचालित किए जा रहे क्रैश कोर्स के अंतर्गत भूगोल में अब तक हम लोगों ने भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन प्रारंभ किया है और हमने हिमालय प्रदेश के विषय में पढ़ा। हिमालय की उत्पत्ति के विषय में अध्ययन किया। हम लोगों ने हिमालय की संरचना का अध्ययन किया। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं। उस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत हम लोगों ने दक्कन के पठार के विषय में पढ़ा। हम लोगों ने छोटा नागपुर पठारी संरचना को पढ़ा है और कर्नाटक का दक्षिणी भाग जो मैसूर का पठार कहलाता है उसके विषय में पढ़ा। प्रायद्वीपीय भारत मात्र पठारी संरचनाओं का भारत नहीं है, वरन अगर आप देखें प्रायद्वीपीय भारत को तो यहाँ पर कई पर्वत श्रेणियाँ भी आपको दिखाई देंगी जो अलग अलग राज्यों में फैली हैं और उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियों को आज हम देखेंगे कि पर्वत श्रेणियाँ कौन सी यहाँ पर अवस्थित हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। उसी कड़ी में हम सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत पर पाई जाने वाली संसार की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी का अध्ययन करेंगे, जिसे हम अरावली पर्वत के रूप में जानते हैं। अरावली संसार की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये देखिए अरावली है जो संसार की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी के रूप में। अरावली पर्वत के विषय में यह कहा जाता है कि यह संसार के प्राचीनतम पर्वतीकरण युग की देन है। संसार में पर्वतों के निर्माण के 4 युग हैं। उसी युग में प्रथम युग माना जाता है प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग का। प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग यह संसार का प्राचीनतम पर्वतीकरण युग है और इसी युग में आकर भारत के अरावली पर्वत का निर्माण सुनिश्चित होता है। कई बार प्रीलिम्स में प्रश्न बने कि संसार का कौन सा पर्वत प्राचीनतम पर्वत है, तो भारत का अरावली संसार का प्राचीनतम पर्वत है। इस पर्वत को प्राचीन वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। प्री कैम्ब्रियन युग में विकसित हुआ है। भारत के कई राज्यों में इस पर्वत का विस्तार पाया जाता है। आप देखिए गुजरात, इसके बाद राजस्थान, फिर आप देखेंगे हरियाणा और दिल्ली। तो 4 राज्यों में आपको अरावली पर्वत का विस्तार दिखाई दे रहा है। लेकिन अरावली का सर्वाधिक भूक्षेत्र अगर माने, अरावली पर्वत के सर्वाधिक क्षेत्र अगर माने तो कहा जाता है कि वो राजस्थान राज्य में अरावली का 80% से अधिक क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, किन किन राज्यों में अरावली का विस्तार? गुजरात राज्य में अरावली का विस्तार है, राजस्थान में अरावली का विस्तार है, हरियाणा राज्य में अरावली का विस्तार पाया जाता है और दिल्ली में अरावली का विस्तार पाया जाता है। दिल्ली में आप दिल्ली श्रेणी को देखते हैं, ये अरावली का ही उत्तरतम विस्तार माना जाता है दिल्ली श्रेणी। ठीक है, आप देखिए दिल्ली श्रेणी को। दिल्ली श्रेणी को अगर आप देखते हैं तो वहीं पर आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिखाई देता है। उसी श्रेणी पर आप प्रेसिडेंट हाउस को देखते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत भारत के 4 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र इसके राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। इस अरावली पर्वत को अगर आप देखें तो इसका सर्वोच्च शिखर भी राजस्थान राज्य में ही अवस्थित है और राजस्थान राज्य में माउंट आबू पर गुरु शिखर, ध्यान दीजिए गुरु शिखर, ये अरावली की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई राजस्थान राज्य में, अरावली का सर्वोच्च शिखर और माउंट आबू पर स्थित है ये अरावली का सर्वोच्च शिखर। अरावली पर्वत को आप देखते हैं, अरावली पर्वत में भी ग्रेनाइट और नीच चट्टानें पाई जाती हैं और यहाँ से भी खनिज संपदा की प्राप्ति होती है। अरावली से आप देखें, राजस्थान में आप देखें खितड़ी है और खितड़ी से अगर आप देखें तो यहाँ से तांबा प्राप्त किया जाता है अरावली से। ठीक है, राजस्थान राज्य में ही आप देखें जावर है और जावर से आप देखें तो जस्ता की प्राप्ति होती है। कई बार प्रीलिम्स में प्रश्न आ चुके, खितड़ी से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तांबा की प्राप्ति होती है। जावर क्यों प्रसिद्ध है भारत में? तो जस्ता के लिए। भारत में राजस्थान जस्ता के सर्वाधिक उत्पादक राज्यों में से एक है।
ठीक है। तो अरावली को हमने देखा संसार का प्राचीनतम पर्वत है, प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग का पर्वत है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में विस्तृत है, लेकिन सर्वाधिक भूक्षेत्र इसके राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर हमने देखा कि माउंट आबू पर राजस्थान राज्य में गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर पाई जाती है। ठीक है। आप देखें प्रायद्वीपीय भारत में अन्य दूसरी भी पर्वत श्रेणियां उपस्थित हैं और उन पर्वत श्रेणियों के अपने भौगोलिक महत्व भारत में देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि भारत में दूसरी अन्य कौन सी पर्वत श्रेणी है जो प्रायद्वीपीय भारत की संरचना पर आपको दिखाई देती है। आप यहाँ देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर हिमालय। अगर आप इसको देखें, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग को देखें, तो यहाँ पर भारत में एक पर्वत श्रेणी है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पृथक करती है। इसी पर्वत श्रेणी को विंध्य श्रेणी कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत भी कहते हैं इसे, विंध्याचल पर्वत। गौर कीजिएगा, विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक पर्वत है। इट इज ए वाटर सेट बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये हिमालयी नदियों और दक्षिण भारत की नदियों के बीच में, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच में एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है विंध्याचल पर्वत। ठीक है। अब विंध्याचल पर्वत को आप देखें तो यह भी कई राज्यों में आपको विस्तृत दिखाई देगा। मध्य प्रदेश राज्य में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और अगर पूर्व की ओर बढ़ें तो बिहार में कैमूर श्रेणी, बिहार की कैमूर श्रेणी ये विंध्याचल पर्वत का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है। आप देखिए विंध्याचल में विंध्य श्रेणी आपको दिखाई देगा, यहीं पर आपको भानेर श्रेणी आपको दिखाई देगा और कैमूर श्रेणी दिखाई देगा। विंध्याचल पर्वत के विषय में विशेष तौर से आपको ये ध्यान रखना है कि विंध्याचल पर्वत में, विंध्याचल श्रेणी में चूना पत्थर पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। कई बार प्रीलिम्स में प्रश्न बने, भारत में चूना पत्थर की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है, तो विंध्यन श्रेणी से होती है। और यही कारण है कि भारत के अधिकांश सीमेंट के कारखाने वो विंध्यन श्रेणी क्षेत्र में अवस्थित पाए जाते हैं। ठीक है। तो विंध्यन माउंटेन इज ए वाटर सेट बिटवीन हिमालयन रिवर एंड रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ओके। आप देखें ये प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा माने जाते हैं। ठीक। इस विंध्याचल पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है उसे कालूमार शिखर के रूप में जाना जाता है, कालूमार शिखर, या इसी को सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर विंध्यन श्रेणी का ये सर्वोच्च शिखर माना जाता है। और आप देखें कि विंध्याचल पर्वत चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है भारत में। तो इस प्रकार से अरावली और विंध्याचल को हम लोगों ने देखा जो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के रूप में दिखाई देता है। इस विंध्याचल पर्वत के अगर दक्षिण की ओर आप देखें तो भारत में सतपुड़ा श्रेणी दिखाई देती है। विंध्याचल है तो दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी आपको दिखाई देती है। ठीक है। ये सतपुड़ा श्रेणी महादेव और मैकाल, गौर कीजिएगा, महादेव और मैकाल श्रेणियों की श्रेणी है सतपुड़ा। ठीक है। विंध्याचल के दक्षिण में स्थित महादेव और मैकाल श्रेणियाँ आप देखें सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं। और महादेव को अगर आप देखें तो यहीं पर सतपुड़ा की सर्वोच्च शिखर आपको महादेव पर और ये धूपगढ़ के रूप में आपको दिखाई देता। तो सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा? धूपगढ़। ठीक है। किस श्रेणी पर स्थित है? महादेव श्रेणी पर स्थित है। सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी को अगर आप देखें तो मैकाल में अमरकंटक, अमरकंटक, और इस अमरकंटक को अगर आप देखें तो यहाँ से नर्मदा नदी और यहाँ से सोन नदी का उद्गम आपको दिखाई देता। कहा जाता कि अमरकंटक, ध्यान दीजिए, अमरकंटक से नर्मदा और सोन का उद्गम होता है। सोन प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी है जो उत्तर भारत की गंगा नदी से जाकर मिलती है। बिहार प्रीलिम्स के दृष्टि से आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी उत्तर भारत की नदी से आकर मिलती है? गंगा नदी से आकर मिलती है। तो ये सोन नदी है और इसका उद्गम कहाँ पर है? अमरकंटक के पास है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ध्यान दीजिए, आप विंध्यन पर्वत को देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत को देखते हैं। ये देखिए विंध्य पर्वत और यहाँ पर आप देखते हैं सतपुड़ा पर्वत।
इन दोनों पर्वतों के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर भ्रंश घाटी पाई जाती है, भ्रंश घाटी पाई जाती है। और यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न बने हैं, सिविल सेवा में भी प्रश्न बने हैं, आपके बिहार पीसीएस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसी भ्रंश घाटी में जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है भारत की नर्मदा नदी का प्रवाह है। नर्मदा भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती। नर्मदा भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी नदी के रूप में है। अमरकंटक से निकलती है, आपने देखा मैकाल श्रेणी से निकलती है और जाकर ये देखिए इधर अरब सागर में जाकर ये गिरती है नर्मदा नदी। ठीक है, इस सतपुड़ा के दक्षिण को अगर आप देखें तो सतपुड़ा के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य में आपको एक श्रेणी दिखाई देगी जिसे अजंता श्रेणी के रूप में जाना जाता है। गौर कीजिएगा, ये आप देख रहे हैं विंध्यन और सतपुड़ा को, उत्तर की ओर विंध्यन आपको दिखाई दे रहा है जो प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा निर्मित करता है और दक्षिण की ओर ये सतपुड़ा देखते हैं। इससे भी दक्षिण महाराष्ट्र में यहाँ पर आपको अजंता श्रेणी दिखाई देती। और इस सतपुड़ा और अजंता, ये देखिए ये सतपुड़ा मान लेते हैं, इसे अजंता मान लेते हैं, ये सतपुड़ा और यहाँ पर ये अजंता श्रेणी, और इन दोनों के बीच में भी एक भ्रंश घाटी पाई जाती है। और उस भ्रंश घाटी को अगर हम देखें तो उस भ्रंश घाटी में भारत की ताप्ती नदी का प्रवाह। तो भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये दोनों भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। और इन दोनों नदियों की विशेषता ये है कि ये दोनों एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अब देखिए ज्वार नदमुख है क्या, जब भी नदियों के मुहाने पर ढाल की अधिकता होती है, उस ढाल की अधिकता के कारण उनके जलीय वेग अधिक पाए जाते हैं, तो नदियां अपने मुहाने पर अवसादों का जमाव कम कर पाती हैं और अवसादों के जमाव कम करने के कारण नदियों का यही मुहाना ज्वार नदमुख कहलाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियां दोनों भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही हैं और दोनों नदियों को अगर आप देखें तो मुहाने पर इनके ढाल की अधिकता है, इसलिए जलीय वेग तीव्र होने के कारण इनके मुहाने पर अवसादों का जमाव कम होता है और इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों नदियां भारत में ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो बिहार पीसीएस प्रीलिम्स की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है कि भारत की कौन कौन सी नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां, नर्मदा किन किन के बीच में प्रवाहित हो रही है भ्रंश घाटी में, तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में। ताप्ती किन किन के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही है, तो आपने देखा कि सतपुड़ा और अजंता के बीच में भारत में प्रवाहित हो रही। ठीक है, बाकी पर्वत श्रेणियों की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।